कुछ रोड कंडीशंस के अपडेट, कुछ सामान आपको क्या लेके जाना चाहिए और कुछ जगहें जो आप मिस नहीं कर सकते देखने के लिए, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी लद्दाख प्लान कर रहे हैं अपकमिंग मंथ्स में, तो ये वीडियो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और मैं 40 इयर्स ओल्ड कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूँ। मेरे साथ 2 राइडर और गए थे, आकाश एंड कुंदन। हम तीनों ने ये जर्नी एक साथ पूरी करी। सबसे पहले मैं इसमें आपको एक आइटनरी बताता हूँ, जो हमने आइटनरी यूज करी थी। हमने अपने हिसाब से थोड़ी सी स्पेसिफिक आइटनरी बनाई, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उस शेयरिंग से आप 10 दिन में या 11 दिन मैक्स पूरा लद्दाख सर्किट कंप्लीट करके आ सकते। तो आइटनरी कुछ इस तरीके से थी। डे 0 और डे 1 में हमने इन द इवनिंग ऑफ 5 जून स्टार्ट करी अपनी राइड। यहाँ से हम रात में राइड करके गए। सुबह मॉर्निंग तक हम रूपनगर पहुंचे थे। वहां से हम मनाली पहुंचे मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 बजे। ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने। उसके बाद इवनिंग तक हम जिस्पा पहुंच गए। तो हमारा जो डे 1 हुआ वो हमने दिल्ली से जिस्पा 608 किलोमीटर कवर करे। हमारी जो राइड थी डे 2 की, वो हमने सोचा था कि हम जिस्पा से उपसी तक चले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उपसी से ले 50 किलोमीटर्स है और हमने पहले हानले जाना था और उमलिंगला करके हमें ले आना था। तो ले जाने का कोई सेंस नहीं था। हमने सोचा था हम उपसी जाएंगे, करू में हमें पेट्रोल मिलता है, हम करू तक जाएंगे, पेट्रोल रिफ्यूल करेंगे और वापस उपसी आके होल्ड करेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली सरचू तक रोड कंडीशन बहुत अच्छी थी। सरचू के बाद जब हम पांग पहुंचे, बिल्कुल रोड कंडीशन थी ही नहीं। पत्थर थे, ऑफ रोडिंग थी, बहुत ही ज्यादा गंदा रोड। और डे 2 में हमने दारचा बैरियर, दीपकताल, सूरजताल, बारालाचा, घाटा लूप्स, इतना सब कुछ कर लिया था कि हमने रात को जो स्टे था वो पांग ही किया। वहां पे बहुत रीजनेबल अकोमोडेशन हमें मिल गई थी, कोई ज्यादा पैसे नहीं खर्च हुए इसमें। वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा कि स्टे के लिए हमने क्या कितने कितने पैसे खर्च करे और ओवरऑल एक्सपेंस क्या है। डे 3 में जब हम निकलने लगे पांग से, तो हमें वाया उपसी होकर रास्ता पता था, बट वहां के लोकल्स ने हमें गाइड किया कि डिबरिंग एक जगह है, उससे एक रास्ता सोकर और पुगा वैली होते हुए माहे तक जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमें भी उपसी से माहे ही आना था, क्योंकि हानले जाने के लिए वाया माहे, न्यूमा और आगे रास्ता है लोमा बैंड होते हुए। हमने कहा कि ठीक है, रोड कंडीशंस कहती हैं, उन्होंने कहा बहुत अच्छी रोड कंडीशंस है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी अच्छी रोड कंडीशंस थी, विद इन 1.5 आवर्स हम माही ब्रिज पहुंच गए थे, वाया पुगा वैली हो गए। और रोड कंडीशंस बहुत औसम थी, बहुत अच्छा था। और रास्ता आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं उस रास्ते में। लास्ट का एक 10 मीटर का स्ट्रेच, क्योंकि वहां अभी पुल बन रहा है, वो टूटा हुआ था, 10 या 20 मीटर्स बस। अदरवाइज पूरा रोड एकदम स्मूथ और बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने वाया माही ब्रिज होके, जो हमारा डे 3 का स्टे था हानले में, हमने रात को हानले पहुंच गए शाम को ही। वहां पे एक मिल्की वे कैफे है, विच इज ऑपरेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी। बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे वहां पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, खाने के और रिफ्रेशमेंट्स अवेलेबल हैं। हमने वहां फर्स्ट डे फ्राइड राइस खाए। डे 2 में जब हम रात को स्टे किया हानले में, अच्छा एक चीज और है इसमें, जब भी आप वहां पे होम स्टे लेते हैं तो डिनर और ब्रेकफास्ट वो लोग उसमें इंक्लूड कर देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई और ऑप्शन आपको वहां अवेलेबल होगा। कोई रेस्टोरेंट ऐसे बहुत कम, रेयरेस्ट टू रेयर में आते हैं वहां पे, काफी दूर दूर है रेस्टोरेंट भी। तो अगर आपको ये ऑफर मिलता है तो उनसे बार्गेन करने की जगह आप लोग वो ऑप्शन एक्सेप्ट कीजिए। तो जब हम 3rd डे हानले पहुंच गए, हमने रात को स्टार गेजिंग देखी। हमने बहुत कोशिश करी कि अपने फोन से या कैमरे से उसको कुछ रिकॉर्ड कर पाए, बट वो हो नहीं पाई। हाँ, एक कंडीशन और है यहाँ पे, वो डार्क स्काई रिजर्व है पूरा एरिया, हानले और नियर अबाउट। तो लाइट 7 बजे से 11 बजे तक ही आती है इवनिंग में, और मॉर्निंग 6 से 8 आती है बस। तो आपको जो अपने गैजेट्स, अपने फोन, कैमरे या जो भी कुछ चार्ज करना है ना, आपको वो उसी टाइम फ्रेम में करना होता है। 11 बजे लाइट कट जाती है और उसके बाद बहुत अच्छा आसमान दिखता है। डे 4 जब हमने अपना स्टार्ट किया फॉर वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड,
दैट इज 19,024 फीट। तो हमारे लिए पहले चैलेंज ये था कि हम कौन सा रोड चूज करें। वहां से 2 रोड जाते हैं हानले से, एक जाता है फोर्टिला टॉप होते हुए चिस्मुल ब्रिज पे और दूसरा जाता है नुब्रेला टॉप होके चिस्मुल ब्रिज पे। दोनों रोड की कंडीशंस बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। वाया नुब्रेला टॉप जाएंगे, प्योर ऑफ रोडिंग रोड है। वाया फोर्टिला टॉप जाएंगे, टर्मैक रोड है, बहुत अच्छी रोड है। बट द पॉइंट इज कि बहुत कम लोग उसको चूज करते हैं। तो आपके साथ जो होगा ना, ट्रैफिक बहुत ही कम होगा, क्योंकि फोर्टिला टॉप जाने के लिए हानले से 27.5 किलोमीटर समथिंग का अपवर्ड है, 27.5 किलोमीटर का डाउनवर्ड है और घाटा लूप में 21 हेयर पिन बैंड्स हैं टोटल। फोर्टिला टॉप जाने के लिए आपको 46 हेयर पिन बैंड लूप्स चढ़ने पड़ेंगे और उतने ही ऑलमोस्ट उतरने पड़ेंगे। तो घाटा लूप से ज्यादा हेयर पिन बैंड्स वहां पे हैं। अब जब हमारा टाइम आया तो हम पीछे ऑफ रोड करके सरचू से पांग तक थक चुके थे, तो हमने टर्मैक रोड और जो अच्छी रोड थी ना उसको चूज किया था। हम उस रोड से चलने लगे। आप बिलीव नहीं करेंगे भाइयों कि पूरे रास्ते में कोई हमें ओवरटेक नहीं किया, किसी ने कोई हमारे अपोजिट से भी ओवरटेक क्रॉस नहीं करके गया हमारे को। मतलब हम 55 किलोमीटर मतलब 27.5 अपवर्ड्स एंड 27.5 डाउनवर्ड्स हम चले और फोर्टिला टॉप जो कि 18,124 फीट की हाइट पे है वो हमने पार किया। मैं आपको स्पेसिफिकली इसलिए बताया क्योंकि खरदुंगला जो एक टाइम पे हाईएस्ट मोटरेबल रोड होती थी, टॉप इन द वर्ल्ड, उससे भी ऊपर पासेस BRO ने बनाए हैं। उसके बाद हम नीचे पहुंचे चिस्मुल पे एक रास्ता वी शेप में जाता है। हम लेफ्ट होके वाया टू उमलिंगला चलने लगे। उमलिंगला हम पहुंचे, इसके बीच में हम हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप हो गए थे। वहां बोर्ड लगा हुआ है, यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। और फिर हम पहुंचे वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला पे। वहां पे भी एक कैफे है जो इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेटेड है, ऑर्गेनाइज्ड है। वहां पे आपको टी, कॉफी और कुछ स्नैक्स, कुछ सोविनियर्स, वो सब उस कैफे के अंदर मिलते हैं। आप अपनी लाइफ में एक बार जरूर जाइएगा वहां पे, क्योंकि उससे ना आपके अंदर एक अलग सा ही मोराल बूस्टअप होता है। मेरे अंदर हुआ है, मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके आया हूँ। हाँ, वहाँ पे एक चीज का प्रॉब्लम है कि कैफे वैफे ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड है और बहुत ही लिमिटेड चीजें वहाँ मिलती हैं। तो आप 5 स्टार की पार्टी समझ के मत जाइएगा, जो मिले वो खा लीजिए। और अब इस वीडियो में आगे मैं आपको और भी बताऊंगा क्या क्या लेके जाना है चीजें। बहुत एसेंशियल चीजें हैं जो होनी चाहिए आप लोगों के पास, वो आप मिस नहीं कर सकते लद्दाख अगर आप जा रहे हैं। फिर हम सेम डे वापस आ गए, क्योंकि उमलिंगला से सेम डे वापस हानले आना होता है। हम हानले आके स्टे किया रात में। डे 5 में हम लोगों ने हानले से पेंगोंग जाना था वाया रिजांगला वार मेमोरियल। तो जब हम वापस लोमा बैंड तक आए, उसके बाद हमें किसी ने बताया थोड़ा सा आप डुंगटी की तरफ जाएं और वहां से यूटर्न लेके आए तो आपको रोड खराब नहीं मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप वाया न्योमा जाएंगे तो पूरी सैंड वाली रोड है, बाइक चलाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। हमने वो यूज किया। डुंगटी पे हमारी परमिट चेक हुए, एंट्रियां हुई बाइक्स की, उसके बाद हमें अलाउड किया गया, हम आगे से घूम के आए। रिजांगला वार मेमोरियल तक तो रोड बहुत अच्छी है, एकदम स्मूथ, कहीं बीच में 50-100 मीटर्स के पैच खराब है, अदरवाइज बहुत अच्छी स्मूथ रोड है। ऑफ रोडिंग वालों के लिए यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है कि स्मूथ रोड पे चलाना, उनको बड़ा मजा आता है। तो वहाँ साइड में ग्राउंड्स भी हैं जिसमें ऑफ रोडिंग वाले चला रहे थे हमारे सामने, कुछ हिमालयंस वाले थे, एक्सपल्स वाले थे, हमने देखा था, तो वो लोग चला रहे थे। रिजांगला वॉर मेमोरियल से चुसुल विलेज बिल्कुल रोड ही नहीं है अभी, वो बन रहा है रोड। अभी कितना टाइम लगेगा उसको बनने में उसका कोई आइडिया नहीं है। रिजांगला वॉर मेमोरियल बीच में पड़ा। उसकी जो स्टोरी है वो है 113 कुमाऊं बटालियन के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने अप्रोक्सीमेट 1300 चाइनीज सोल्जर्स को जब इन्फिल्ट्रेशन हुआ था रिजांगला के तरफ से तब मारा था। वहां पे मेजर शैतान सिंह थे जिनको परमवीर चक्र मिला था, और उन्होंने अपने सारे सिपाहियों को बोला था या तो कट जाना या काट देना,
ये उनका मोटिव था उस टाइम पे जब वो शुरू हुआ था युद्ध वहाँ पे। और 113 के 113 शहीद हो गए थे वहाँ पे उस टाइम। उसके बाद चाइना ने बैकआउट कर गए थे वहाँ से और फिर शांति हुई थी उस एरिया में, क्योंकि चाइना को चुशुल वाला जो सेक्टर था पूरा वो कब्जा करना था और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था वो उस टाइम। उसके बाद हम लोग आए वाया चुशुल विलेज होते हुए पैंगोंग। पैंगोंग की ब्यूटी आप लोगों से किसी से छुपी नहीं है, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत अच्छा था। मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, जब अगर आप चुशुल वाली साइड से आ रहे हैं या आप वाया लेह से पैंगोंग आ रहे हैं तो दोनों तरफ ना व्यू पॉइंट्स है स्टार्टिंग ऑफ द पैंगोंग लेक। आप वहां रुकने की जगह थोड़ा सा आ गया है, एक स्पैंगमिक करके जगह है, मान है, मेराक है, कुछ ये 3-4 गांव पड़ते हैं बीच में जहाँ बहुत ही अच्छे आपको होम स्टे होटल ये अवेलेबल होंगे। जो हमने अपना स्टे लिया था वो लिया था मान विलेज में, और सामने अपोजिट बिल्कुल उसके रोड के उस तरफ पैंगोंग था, पूरा लेक थी, तो आप व्यू वहां से भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आप स्टार्टिंग ऑफ द पैंगोंग पे ही रुके कि वहां पे है। हम मान में रुके, बुक पर रिट्रीट करके एक होम स्टे था और बहुत ही सुंदर था, और उसमें 2 भाई थे वो हिमाचली, आप मेरे ब्लॉग में भी देख सकते हैं जो मैंने हाल टूल पैंगोंग डाला था। इतने प्यार से उन्होंने, ओपन डाइनिंग था उनका किचन के साथ ही एडजॉइनिंग, इतने प्यार से इतना अच्छा फूड खिलाया हमें। मगर मैं नेक्स्ट टाइम कभी जाऊंगा तो पक्का मैं वहीं रुकूंगा। नंबर मैं लेके आया हूँ, नंबर आपको उस वाले ब्लॉग में भी मिल जाएगा उनका। रात को हम रुके, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम चले वहां से लेह के लिए, हमें जाना नुब्रा था, बट एक बाइक की कंडीशन ना थोड़ी खराब हो गई थी, उसके टायर में बार बार पंचर हो रहा था क्योंकि ऑफ रोडिंग हो रही थी एंड आई डोंट नो क्या हो रहा था। हमने अप्रोक्सीमेट 12 पंचर उसमें लगा दिए थे उस दिन। तो पहले हमने डिसाइड किया कि हम नुब्रा जाते हैं, पर फिर डिसाइड किया कि अगर हम नुब्रा गए तो श्योक नदी में भी बिल्कुल ऑफ रोडिंग करके हमें इधर उधर कम से कम 3 बार स्विच आउट करना पड़ेगा, तो हमने उसको इग्नोर किया। हम डायरेक्ट ले गए। तो ले जाने के लिए हमने जो रूट फॉलो किया वो था मान टू तंगात से, जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिलता है। भाई ये अभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा पेट्रोल पंप कहाँ है, ताकि आप लोगों को इशू ना हो। तंगात से हम चांगला पास होते हुए और उपसी होते हुए हम पहुंचे लेह रात शाम को। वहां आके फिर हमने अपनी बाइक ठीक कराई। मेरी बाइक भी ब्रेक डाउन हुई, उसमें कुछ शायद गंदा फ्यूल मिल गया था पीछे, तो जो फ्यूल फिल्टर था वो चोक हो गया था, हमने वो चेंज कराया। हार्ले का सर्विस सेंटर है लेह में, अगर आप हार्ले X440 लेके जाते हैं तो आपको वहां सर्विस मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है। पार्ट वहां देखिए, अगर कोई मेजर फॉल्ट नहीं है तो पार्ट भी वहां था। फ्यूल फिल्टर जो मेरा चेंज होना था वो अवेलेबल था। शायद उन लोगों को पता है कि वो फ्यूल कई बार क्या होता है जो लोकल से लेते हैं लोग ब्लैक में, उसमें गंदा कुछ पार्टिकल्स होते हैं तो वो खराब हो जाता है, तो फ्यूल फिल्टर लोगों ने मंगा कर रखा हुआ था। हमारे को इजी था, मेरी बाइक ठीक हो गई। नेक्स्ट डे हमने ना लोकल लेह सर्किट किया पूरा, जिसमें हम खरदुंगला गए। खरदुंगला से आगे हम गए नहीं क्योंकि नुब्रा जाने की हमें कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, नुब्रा हम अपना ड्रॉप कर चुके थे। अभी मेरे 3 पॉइंट रह गए हैं, तुर्तुक थांग और गिलगिट सेक्टर और सियाचिन बेस कैंप, ये 4 रह गए हैं। नेक्स्ट टाइम कभी हम जाएंगे तो पक्का करके आऊंगा उनको, उसका रिव्यू हम आपको बाद में देंगे। उसके बाद जब हमने लेह लोकल सर्किट किया तो हमने सेम डे खरदुंगला, लेह मॉल रोड, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, मैग्नेटिक हिल, संगम व्यू पॉइंट, ये 5 थे जो हमने देखे। उसके बाद हमने शांति स्तूपा देखा। शाम को हॉल ऑफ फेम, बहुत ही अच्छी जगह है, आर्मी मेंटेन्ड है, और लाइट एंड साउंड शो होता है, बहुत ही अच्छा लाइट एंड साउंड शो है। उसमें आपको इंडियंस की वीर गाथा बताई जाती है, वो सब देख के। उसकी टाइमिंग्स अभी समर है तो 8 बजे से शुरू होता है और ऑलमोस्ट 8:45 बजे खत्म होता है। फिर हम अपने होटल गए, आराम से हमने डिनर किया, रात को सोए। अगले दिन सुबह जब हम चले तो हम लेह टू कारगिल जाना था हमने, और हमारा टारगेट था कि हम किसी तरीके से श्रीनगर पहुंच जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली रास्ते में हमें थोड़ा टाइम लगा, तो हम लोगों ने सोनमर्ग स्टे किया। कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल में नहीं है,
वो द्रास सेक्टर में है, जहाँ पे टाइगर हिल और राइनो हॉर्न और गनर हिल और टोलिंग हिल है। उनके बीच में एक वहाँ पे उन लोगों ने वॉर मेमोरियल बनाया है। आपको लगता होगा कि वो वॉर मेमोरियल सिर्फ कारगिल वॉर के मैट्रेट्स के लिए बनाया गया है, ऐसा नहीं है। 1947 से 2025 तक जितने भी उस सेक्टर में शहीद हुए हैं वो उनकी याद में बना हुआ है। वहाँ एक वीर भूमि भी है, जो शहीद होता है उनके नाम का वहाँ पत्थर लगता है, उसके साथ इंडियन फ्लैग लगता है। और आज तक 1947 से 2025 तक 397 शहीद हुए हैं जिनके पत्थर लगे हैं, और 2025 में 2 शहीद और हैं जिनके पत्थर लगने भी वो पेंडिंग है। तो टोटल 399 पत्थर वहाँ पे अब होंगे कुछ दिनों बाद, जब वो 2 लग जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं वीर जवान हमारे लिए कितने शहादत देते हैं ऊपर जा जाके। वहाँ पे बुफोर्स खड़ी है जो 1999 के युद्ध में यूज हुई थी, जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर थी। और ये जो लड़ाई हुई थी कारगिल वॉर, ये बहुत टाइम से प्लान्ड हो रही थी, क्योंकि एक शिमला ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जब सर्दियां बढ़ जाती थी तब दोनों तरफ के सिपाही डाउन हो जाते थे उस पॉइंट से। बट 1999 में पाकिस्तान के सिपाही डाउन नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने प्लान किया हुआ था कि इसको इस तरीके से ही करना है। और उन्होंने जो टाइगर हिल है उससे जो NH-44 है वो बिल्कुल टारगेटेड होता है। तो वो चाहते थे कि लेह को जम्मू से काट दिया जाए। तब कैप्टन विक्रम बत्रा ने वो सारे पॉइंट्स आपने देखे ही हैं कि कैसे कौन कौन किए, दोबारा से जीते, इंडियन आर्मी है। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो सोनमर्ग बहुत ही अच्छी सिटी है, छोटी सी सिटी है, बहुत अच्छे होम स्टे हैं। बट पहले द्रास से जब सोनमर्ग आता है तो एक पड़ता है जोजिला पॉइंट। आपको एक तो ब्यूटी बहुत ही अच्छी ब्यूटी है वहाँ की, बट जो पॉइंट है वो सबसे खराब क्या है, वहाँ पे 3-4 बोटल नेक है। बोटल नेक आप समझते हैं, बिल्कुल ऐसे करके टर्न है और दोनों तरफ से बहुत ही हैवी ट्रैफिक चलता है, चाहे वो जम्मू टू लेह हो या लेह टू जम्मू हो। बहुत ही ज्यादा हैवी ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा। तो अगर कभी 2 ट्रक आपस में एकदम उस पॉइंट पे फंस जाते हैं तो जाम लग जाता है। और हमने फील किया, हमने अपनी आंखों से देखा 4 किलोमीटर इधर जाम और 4 किलोमीटर दूसरी तरफ जाम। हम बाइक पे थे तो हम इजीली रॉन्ग साइड होकर थोड़ा आगे निकल के हम आ गए थे, बट जाम बहुत ही लंबा लगता है। लोकल्स वहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं, जो ट्रक वाले होते हैं वो आए, उन्होंने वो जाम खुलवाया जैसे तैसे ही, तो वो ट्रैफिक मूव होना शुरू हो गया था, बट जाम था। उसके बाद हम नेक्स्ट डे सोनमर्ग से चले और हम आए नीचे पठानकोट। हमने स्टे पठानकोट किया। श्रीनगर के पास अवंतीपुरा, पंपोर जब हम आए, इतना अच्छा सीनिक व्यू था ना, वो बहुत ही सीनिक व्यू था भाई, उसको मिस नहीं किया जा सकता है। BRO ने बहुत ही अच्छी रोड कंस्ट्रक्ट की हुई है, बहुत अच्छी रोड है। टनल्स हैं, एक टनल थी 8.95 किलोमीटर की, एक टनल थी 7.2 किलोमीटर की। पहाड़ के अंदर टनल बनाई हुई है आप लोगों के लिए ताकि इजियर वे हो, और बहुत ही अच्छा था। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा ये 10 दिन का बहुत अच्छा था। अगर इसमें हम 2 दिन और ऐड करते हैं तो आप नुब्रा, श्योक, तुर्तुकांग, सियाचिन ये सब कर भी सकते हैं इसमें, तो आपका कुछ मिस नहीं होगा। टोटल 12 डेज में आप पूरा लद्दाख कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग जो है, अगर आप होम स्टे लेते हैं तो आप ये मान के चलिए 1000 रुपीज अ डे का होम स्टे ऑन एन एवरेज आपको पड़ेगा, और जिसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा। हर जगह होम स्टे अवेलेबल है, चाहे वो लेह हो, चाहे वो सोनमर्ग हो, चाहे वो खानले हो, चाहे पांग हो, सरचू हो, जिस्पा हो, हर जगह आपके लिए वो अवेलेबल है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें किसी तरीके की, आप आराम से अपना स्टे कर सकते हैं। और थोड़ा कंफर्ट चाहिए तो थोड़ी सी कॉस्टिंग इसकी बढ़ती है। अगर मैं अपने फ्यूल की बात करूं, बाइक में कितना फ्यूल लगता है, तो बाइक में अप्रोक्सीमेट मैंने क्योंकि मैं X440 चला रहा हूँ, एवरेज ज़्यादा अच्छी है नहीं उसकी, मैंने लगभग 11,000 रुपये का फ्यूल स्पेंड किया फ्यूल पे।
और मैं सिंगल राइडर था तो ये 11,000 मुझे पूरे पड़े एवरेज पे। बाकी वहाँ और कोई खर्चा नहीं है। आप कुछ सोविनियर्स खरीदेंगे उसका खर्चा है, या शॉपिंग करेंगे ले आके उसका खर्चा है, अदरवाइज और कोई खर्चा नहीं किया। तो जो मेरा टोटल एक्सपेंस था वो था 22,500 समथिंग अप्रॉक्स, जो मैंने पूरा स्पेंड किया इस 10 दिन के ट्रिप पे लद्दाख घूम के आने के लिए, लद्दाख के सर्किट के लिए। जो एक एसेंशियल चीज होती है अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं, और एसेंशियल आपको क्या चाहिए लद्दाख जाने के लिए वो आपको पता करना है, तो उसका जो सबसे मेन चीजें हैं अब हम ना डिस्कस करेंगे। अगर आप बाइक से राइड कर रहे हैं लद्दाख के लिए तो क्या क्या एसेंशियल्स है जो आपको लेके जाने हैं। देखिए, सबसे पहले गर्म कपड़े रखने बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले हम आपके लिए बात करेंगे तो गर्म कपड़े बिल्कुल मत भूलिएगा। सॉक्स रखिएगा। नहाने की अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलती है होम स्टेज में, पर कुछ जगह पे तो सोलर हीटर्स अवेलेबल है जिससे पानी गर्म आता है कंटिन्यू, सोलर गीजर जो होते हैं, और कुछ जगह पे वो बाल्टी में देते हैं। तो आप रोज नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे फ्रेश फील करेंगे, थकान उतरेगी आपकी सारी। साथ में अपनी मेडिसिन, एक डायमैक्स 250 mg आती है जो लद्दाख गवर्नमेंट भी कहती है कि आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS से बचाती है। जब आप हाइट पे जाते हैं ना, ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपका सर दर्द होने लगता है, वॉमिट जैसा लगता है, तो वो टैबलेट उसको कंट्रोल करती है। तो आप वो टैबलेट भी लेके जाएं अपने साथ, और डेली मॉर्निंग इवनिंग खाएं जब तक आप हाई पासेस में, या जिस दिन आप हाई पासेस में। हमने हानले तक खाई थी, उसके बाद जब हम हानले से ले की तरफ आए हमने कभी नहीं खाई बीच में एक भी दिन। उसका रीजन था कि हमें जरूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि हम एक्लेमेटाइज हो चुके थे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली 3 दिन में स्टार्टिंग के। मेडिसिन है वहाँ, बुखार वगैरह एक नॉर्मल सी चीज है, तो आप अपनी बुखार की दवाई, पेन किलर्स, अच्छा साथ में ऑक्सीजन केन ले जाना आप नहीं भूल सकते किसी भी कंडीशन में, कैसे भी, क्योंकि कई बार क्या होता है हाई पासेस पे आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी तो आप ऑक्सीजन केन्स ले जाएं। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जा सकते हैं, वो आपको थोड़ा रीजनेबल पड़ेगा इन कंपैरिजन विद केन। हम लोगों को रास्ते में कहीं जरूरत नहीं पड़ी केन्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, हमने यूज नहीं करे थे, हमारे ऐसे ही एज इट इज वापिस आ गए। उसके अलावा अगर मैं बाइक की बात करूं तो अगर आप अपना सामान जितना स्मार्टली पैक करेंगे, अच्छे से पैक करेंगे, उतना इजी है, और उसको टाइटली पैक करना है। बांधने का एक प्रोसीजर है, प्रॉपर बांधिएगा ताकि लूज ना हो। बाइक चलाते हुए किसी कर्व पे वो गिरे नहीं, अगर वो गिरेगा तो आपकी बाइक डिसबैलेंस होगी, कुछ भी हो सकता है आपके साथ उस टाइम। आगे हम बात करते हैं बाइक में और क्या क्या चाहिए। पेट्रोल आपको लेके जाना है, क्योंकि पेट्रोल वहाँ बहुत लिमिटेड जगह पे मिलता है, बहुत सारी जगह नहीं है पेट्रोल्स के लिए। खाने की चीजें जिसमें ग्लूकोज ज्यादा हो, ग्लूकोज मतलब जैसे टॉफीज हैं आप वो ले जा सकते हैं, केक्स है, बिस्कुट है, ये सब चीजें आप रख के ले जाएं अपने साथ। एक स्निकर बार आती है, उससे क्या फायदा होगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी, प्रोटीन भी मिलेगा, और आपका पेट भर जाएगा इजीली। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हाइड्रेशन। वहाँ सबसे ज्यादा आप पानी कंज्यूम कीजिए। अगर आप दिल्ली NCR या कहीं भी रहते हैं और वहाँ 2 लीटर दिन का पानी पीते हैं, तो लद्दाख सर्किट में आप कम से कम दिन में 4 लीटर पानी पीजिए। पानी पीते रहेंगे, अंदर शरीर हाइड्रेट रहेगा, ग्लूकोज आप खाते रहेंगे, आपको कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी उसमें। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, बट मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। ये वीडियो बनाने का एक जो मेन रीजन था ना, वो भी यही था कि आप लोगों को बहुत से यूट्यूबर, बहुत से ब्लॉगर्स की वीडियो मिलती हैं जिसमें वो दिखाते नहीं है कि क्या क्या हुआ या क्या उनके साथ हो रहा है। तो ये गाइड है, टूर गाइड है, आप इसको अपने लिए इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, बट जो आपको सूट करता है, जो आपको ठीक लगता है, कैपेबिलिटी आपकी, आप उसके अकॉर्डिंगली करें। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, हमने फॉलो करके पूरा करके आए हैं। कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, भाई आप स्टार्टिंग में ही उमलिंगला क्यों गए, वो बहुत हाइट पे आपको प्रॉब्लम होगी। उसका स्पेसिफिक रीजन था, जब आप स्टार्टिंग करते हैं ना अपने ट्रिप की, तब आपका जो मोराल होता है वो बिल्कुल हाई होता है कि हाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं, हम एडवेंचर करने जा रहे हैं, हम पहाड़ पे जा रहे हैं। और उमलिंगला करने के लिए ऐसा ही मोराल चाहिए।
अगर आपका मोरल डाउन है ना तो आप नहीं जा सकते। साथ में एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप बाइक राइडर्स ग्रुप में जा रहे हैं, सोलो नहीं जा रहे हैं, 4-5 लोग हैं आप, तो अगर आपके साथ आप जैसी ही कंपैटिबिलिटी वाले राइडर्स हैं तब आप उनके साथ जाइएगा, अदरवाइज मत जाइएगा, नहीं तो आप परेशान होंगे। रीजन है, आप 100 चल रहे हैं, दूसरा 70 चल रहा है कंटिन्यू, या दूसरा 110 चल रहा है, आप 90 चल रहे हैं, तो आपके साथ ना वाइब मैच नहीं होगी। या तो वो परेशान होगा या आप परेशान हो गए, दोनों ही परेशान हो गए। वो क्या कहते हैं चलाओ, आप क्या कहते धीरे चलाओ, यार मेरे को डर लग रहा है। तो कंपेटेबल होना चाहिए। और वहां पे ना आपका डेली जो एवरेज ट्रेवल टाइम है और ट्रेवल किलोमीटर्स हैं वो 250 ही है, एवरेज यही है। तो हर 50 किलोमीटर बाद ना आप लोग रुक सकते हैं। हर 50 किलोमीटर बाद आप जब लोग रुकेंगे तो फिर आप साथ में होगे, कोई प्रॉब्लम है, हाँ बाइक के लिए एक पंचर किट और एक चार्जर हवा भरने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोड कुछ जगह ऑफ रोडिंग है, वहां पत्थर होते हैं, आपका टायर कट सकता है, कील पड़ी होगी कोई, क्योंकि काम चल रहा है, कील घुस सकती है, पंचर हो सकता है। वहां पंचर की दुकानें बहुत रेयरेस्ट टू रेयर है, बहुत ही कम मिलती है वहां दुकानें, तो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा पंचर। और ट्यूबलेस टायर नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उसको ट्यूबलेस टायर वाली बाइक ही प्रेफर करिएगा वहां के लिए, और पंचर लगाना सीख के जाइएगा यहाँ से। लाइट्स, हिमाचल में फॉग लाइट बिल्कुल अलाउड नहीं है। हम लोगों ने चलाई थी, हमने पूरे टाइम उस पर जुराब लगा के चलाए, कवर्स लगाए हुए थे हमने अपनी फॉग लाइटों पे। लद्दाख में आपको नाइट राइड बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर बोलूंगा, मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा और अलाउड भी नहीं करनी चाहिए वहां पे, क्योंकि बहुत ही स्टीप कर्व्स आते हैं बहुत बार। तो आप लोग भी अवॉइड कीजिए नाइट राइड्स को। तो जब नाइट राइड नहीं है तो दिन में वो स्पेसिफिक होती है, लाइट्स इतनी होती हैं कि आपको फॉग लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉर्न यूज करना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है वहाँ हर कर्व पे ऑलमोस्ट, सामने वाले को पता चल रहा है चाहिए आप आ रहे हैं दूसरी तरफ से, या दूसरे को भी आपको पता चलना चाहिए दूसरा भी आ रहा है उस तरफ से। इसके अलावा जो यार देखो वहाँ फूडिंग है नॉर्मल, हमने जिस भी होम स्टे में रुके उन्होंने हमारे को रात को दाल चावल रोटी सब्जी ये प्रोवाइड किया था, और इसके अलावा मॉर्निंग में पराठा सैंडविच ब्रेड ऑमलेट ये प्रोवाइड किया था। बट हैवी आप वहाँ ना खाएं, क्योंकि अंदर फूड को डाइजेस्ट और कंज्यूम करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन पहले ही वहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत कम है उन हाइट्स पे, तो इग्नोर कीजिए, थोड़ा सा लाइट फूड खाइए, ज़्यादा पेट भर के ना खाएं, और बहुत अच्छे से। हमने देखा हमारे साथ कुछ बच्चे ट्रैवल कर रहे थे फैमिलीज के साथ, कोई 6 साल का था, कोई 8 साल का था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कुछ बड़े बच्चे थे जो 18-19 साल के थे, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे। तो वो डिफरेंट है, अकॉर्डिंग टू बॉडी है, लोग कैसे आप लोग कर पाते हैं उसको। परमिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वहाँ पे। परमिट अप्लाई करने के लिए आप lahdc.com पे अप्लाई करते हैं, सारी डिटेल्स भरी जाती हैं, और एज पर लेह गवर्नमेंट आप जब भी लेह में ट्रैवल करना शुरू करेंगे उससे 2 दिन पहले आपको लेह पहुंच के स्टे करना होगा। बट कुछ लोग नहीं मानते हैं, बट ये एडवाइजरी है, माननी चाहिए। 2 दिन पहले आप पहुंचे, 2 दिन स्टे करें, एक्लेमेटाइज हो वहाँ के अकॉर्डिंगली, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल अलग सा वो है। उसके बाद आप अपना ट्रैवल शुरू कीजिए पूरा, और मुझे नहीं लगता वहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी। 400 रुपीज़ फीस है उसकी, और 50 रुपीज़ उसमें रेड क्रॉस की फीस है, तो टोटल 450 रुपीज़ फीस है। और आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो कुछ गेटवे चार्ज हैं 5-10 रुपीज़ के जो लगते हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं उसमें। शांति स्तूपा बहुत अच्छी जगह है, आप देख सकते हैं। एक गोनपा करके और टेम्पल खुला है, वो मेरा मिस हो गया ड्यू टू टाइम शॉर्टेज, हम जा नहीं पाए। उसके अलावा लेह में बहुत ही सीनिक व्यूज हैं, बहुत जगह आप देख सकते हैं। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के पीछे की जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताई है, आप लोग थे वो भी जाकर पूरी देख सकते हैं। उस टाइम पे एक राक्षस होता था जब गुरु नानक देव जी लेह पहुंचे थे, वो उनसे रिलेटेड स्टोरी है पूरी। मैग्नेटिक हिल है, संगम व्यू पॉइंट है, एक हॉट स्प्रिंग भी है वहाँ पे, बट वो मेरा नहीं हो पाया,
अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम भी था बट हम जा नहीं पाए, क्योंकि हमें डे फर्स्ट में हमें अपनी बाइकें ठीक करानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली आना था। तो इस तरीके से अगर आपको और भी कोई आपकी क्वेरी हो भाई, आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट में डालिएगा, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली करके आया हूँ तो बहुत सी चीज़ें फ्रेश हैं, मैं आपको अपडेट्स दे सकता हूँ। कैसे भी अपडेट आपको चाहिए आप मेरे को मैसेज डाल दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा उस पर कमेंट में, आपकी हेल्प हो जाए। मैंने इंस्टा पे भी बहुत सी रील अपडेट्स के लिए डाली थी, वो भी अच्छी थी। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी आपके लिए बेनिफिशियल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, आपके ट्रिप में इससे हेल्प हो जाए किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके के बहुत से अपडेट आते रहते हैं। हम लोग फरीदाबाद से ऑपरेट करते हैं और हर संडे ऑलमोस्ट हमारी ब्रेकफास्ट राइड होती है। तो आप दिल्ली एनसीआर से अगर बिलोंग करते हैं कहीं से भी और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। आप कमेंट में अपना नंबर डाल दीजिए या इंस्टाग्राम पे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आप लोगों को ग्रुप में एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद किसी भी एनी राइड पे अगर आप लोगों का मन करता है कि आपको हमारे साथ जाना है घूमने तो आप जा सकते हैं हमारे साथ। जस्ट गिव योर एक्सेप्टेंस। सम टाइम प्रीपेड राइड होती हैं, सम टाइम कॉस्ट स्प्लिट राइड होती हैं, डिफरेंट राइड्स हैं हमारी। अभी 22 ऑफ द मे को वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे है, उसमें फरीदाबाद बाइकर्स क्लब इन्वाइटेड है फ्रॉम फ्री स्प्लिट राइडर्स। तो उन लोगों ने भी हमें इन्वाइट किया है, बुलाया है, तो हम लोग उनके पास जाएंगे राइड करके, यहाँ से फरीदाबाद से उनका इवेंट अटेंड करेंगे। तो ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे ग्रुप को मिलने लगी हैं। धीरे धीरे हो सकता है आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसी तरीके से हम आपको अपडेट देते रहेंगे अपनी राइड्स की, जगह जगह की, कहाँ घूम सकते हैं। और अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए हो किसी राइड रिलेटेड, क्योंकि हम लोगों ने अलवर भी किया है, गढ़गंगा भी किया है, तो सबके ब्लॉग्स अब मेरे ना इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।